जैसे पिछले साल बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट के एक बयान ने बीजेपी और आरएसएस के बीच पड़ी दरार की अटकलें बढ़ा दी थी, वैसे ही महज एक तस्वीर ने इन मिटती दूरियों की गवाही दी है। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत की, जिसमें वो डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में थे। साल 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद वो पहली बार वहां गए। आखिर इतने साल बाद पीएम मोदी आरएसएस हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे? क्या ये मन की खटास दूर करने भर की कवायद है या आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को साधने की किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा? समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अनिलेश एस महाजन की खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक नतीजे न मिलना, सुलह की कोशिशें, उसके बाद विधानसभा चुनावों में जीत, ये सब कुछ अब अतीत की बातें हो गई। आरएसएस और बीजेपी के सोर्सेस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर दौरा ये बताने के लिए था कि आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के लिए कितने खास हैं। जहां सेवा कार्य वहां स्वयं सेवक। कहीं कोई आपदा आ जाए, बाढ़ की तबाही हो या भूकंप की विभीषिका हो, स्वयंसेवक एक अनुशासित सिपाही की तरह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। कोई अपनी परेशानी नहीं देखता, अपनी पीड़ा नहीं देखता, बस सेवा भावना से हम काम में जुट जाते हैं। गुरुजी की ये सीख हमारे लिए जीवन मंत्र है। बाहर की दुनिया के लिए प्रधानमंत्री खुद संघ के स्वयंसेवकों की एक प्रमुख मिसाल है। अपने 11 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के कई विचारों को आगे बढ़ाया है, जिसमें योग को दुनिया भर में पहुंचाना, विदेश नीति में वसुधैव कुटुंबकम को मुख्य आधार बनाना, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, समान नागरिक संहिता के लिए जोर देना और हाल में वक्फ बोर्ड के सुधारों पर आगे बढ़ना शामिल है। आज अगर कोई पूर्व संघ प्रचारक देश का प्रधानमंत्री है तो उसके मंत्रिमंडल का लगभग आधा हिस्सा किसी न किसी समय आरएसएस या उसके सहयोगी संगठनों का हिस्सा रहा है। दरअसल संघ के 12 पूर्व स्वयंसेवक, जिसमें 11 भाजपा से और 1 कांग्रेस से, अपने अपने राज्यों में सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। अमेरिकी शिक्षाविद, लेखक और लंबे समय से आरएसएस पर नजर रखने वाले वॉल्टर के एंडरसन का तर्क है कि चुनावों में राजनीतिक जीत का श्रेय अक्सर आक्रामक अभियानों, रैलियों और मीडिया के नैरेटिव्स को दिया जाता है, लेकिन असली तैयारी चुपचाप जमीनी काम से होती है। ये पिछले साल हरियाणा, महाराष्ट्र और हाल में दिल्ली के विधानसभा चुनावों से भी पता चलता है। जब चुनाव के समय जमीन पर मौजूद आरएसएस के स्वयंसेवक भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुए, दूसरी तरफ संघ को भी पीएम मोदी की लोकप्रियता से फायदा मिला है। साफ शब्दों में कहें तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि पीएम मोदी की नागपुर पहुंचने की राह इतनी सरल नहीं थी। पर ऐसा नहीं है कि वो मोदी से जो है उनकी नाराज़गी थी, और ये जो रियलाइजेशन है ये हमने देखा कि जो असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें भी जो स्वयंसेवक थे उनको दिखी, जो उनके इश्यूज थे लोकल लीडरशिप से और भाजपा की लीडरशिप से, तो उनको आयरन आउट करने का जो है सिलसिला जो है वो उसको कवायद जो है वो करी गई। और उसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे जो हैं कोर्स करेक्शंस जो हैं बीजेपी के लेवल पे वो हुए हैं, और संघ की जो है कंसल्टेशन, जो संघ के लीडरशिप के साथ कंसल्टेशन वो बढ़ी हैं, और उसका हम लोगों ने नतीजा जो है लोकसभा के बाद विधानसभा के जो इलेक्शन है उसमें भी देखा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंश्योर किया कि जो गवर्नेंस है उसमें जो संघ के जो कोर इश्यूज़ हैं उनको प्राथमिकता भी दी जाए और संघ के साथ कंसल्टेशंस हैं वो भी बढ़ाई जाए। अब चीजें दुरुस्त करने की कवायद के चलते राज्य में चल रहे संघ की स्टेट यूनिट्स के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, जिससे निर्वाचक मंडल बनेगा जो पार्टी का अगला नेशनल प्रेसिडेंट चुनेगा। राज्यपालों और दूसरे राजनीतिक कार्यालयों की नियुक्तियों की चर्चा में भी आरएसएस शामिल है। केंद्रीय स्तर पर संघ के लोगों को अधिक अधिकार देने की मांग भी मान ली गई है। इसमें राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान जैसे कैबिनेट मंत्रियों को अधिक जिम्मेदारी
जिम्मेदारी देना शामिल है। इस सबके बीच पार्टी बदलाव के दौर से भी गुजर रही है। जल्द ही भाजपा का नया नेशनल प्रेसिडेंट चुना जाएगा। राष्ट्रीय टीम और कई स्टेट यूनिट्स में फेरबदल की कवायद चल रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की पक्की संभावना है। नए क्षेत्रों की योजनाओं पर भी नए सिरे से काम किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने संगठन को फिर से आकार दे रही है। ये चारों राज्य भाजपा के लिए मुश्किलों भरे हैं और इसके लिए संघ और उसके सहयोगियों की हर संभव मदद की जरूरत होगी। आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर भाजपा को एक लार्जर हिंदुत्व का नैरेटिव बिल्ड करना है तो बिहार जो है एक बड़ा ही पिक्यूलियर सा स्टेट है, लेबॉर्ट्री है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की। तो भाजपा चाहती है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि जो एक लार्जर हिंदुत्व है, कि जो जातियाँ हैं उसमें बटा हुआ हमारा समाज नहीं है, वो एक लार्जर हिंदू अम्ब्रेला के अंडर आ सकता है। उसके हिसाब से बिहार, बंगाल एक नेशनलिज्म की लेबॉर्ट्री की तरह संघ भी देखता है और बीजेपी भी देखती है। ऐसे ही तमिलनाडु में जैसे द्रविडियन पॉलिटिक्स होती है तो भाजपा और संघ जो है एक लार्जर हिंदू नैरेटिव के साथ वहाँ जा रही है कि ये जो द्रविडियन नैरेटिव है ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ नैरेटिव है। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो अमृतकाल का नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स है। ऐसे ही केरला में चले जाएं तो केरला एक कम्युनिस्ट माइंडसेट और माइनॉरिटी अपीजमेंट के माइंडसेट का स्टेट संघ के दृष्टि से रहा है। इस बीच जातिगत समीकरणों को साधने के लिए संघ के कार्यकर्ता भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह संघ को यहां भी हिंदुत्व मॉडल में बदलाव की उम्मीद है ताकि ये सिर्फ एक पार्टी से जुड़ा ना रहे बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हो जो राजनीतिक गठजोड़ बदलने पर भी बरकरार रहे, जैसा कि पार्टी ने महाराष्ट्र में किया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में वनवासी कल्याण आश्रम से लेकर भारतीय किसान संघ और एबीवीपी की छात्र इकाइयों तक संघ से जुड़े सभी संगठनों को सक्रिय कर दिया गया है। योजना का एक हिस्सा ये भी है कि संघ नेटवर्क का उपयोग करके संत प्रवास को गति दी जाए। ये पूरे बंगाल में धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं को जोड़ने के लिए संपर्क प्रयास है। धार्मिक समूह सीधे प्रचार नहीं करते हैं लेकिन वो अपने अपने समुदायों के बीच माहौल बना सकते हैं। संघ के सूत्र बताते हैं कि ये सभी कदम 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे झटके के बाद उठाए गए हैं क्योंकि तब वो अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से चूक गई थी और सरकार बनाने के लिए उसे नीतीश के जनता दल यूनाइटेड और एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी जैसे सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ी थी। चुनाव के बाद हुई इंट्रोस्पेक्शन मीटिंग्स में खुद बीजेपी लीडरशिप ने माना कि मध्य वर्ग के वोटर्स में मौजूद हिंदुत्व चेतना रातों रात नहीं बनी है और आरएसएस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेशक मोदी की लोकप्रियता है और उनके बेबाक हिंदुत्व ने इसे बढ़ावा दिया जो समाज के कई वर्गों तक ठीक से पहुंचा। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए यही बात सच थी जहां भाजपा के पक्ष में कोई लहर नहीं दिख रही थी। संघ ने जमीन पर भूमिका निभाई और भाजपा को आखिरकार इसका फायदा हुआ। एक ऐसी दौड़ के बाद जब पार्टी रफ्तार के लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही थी, ये जरूरी हो गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब रफ्तार धीमी करनी होगी और उन लोगों को धन्यवाद देना होगा जिन्होंने इसे संभव बनाया। भाजपा के लिए वो संघ परिवार होगा। प्रधानमंत्री मोदी की नागपुर यात्रा आभार प्रकट करने का वही मौका थी। आप बीजेपी आरएसएस की इक्वेशन को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी अच्छी रिपोर्ट आपसे मिस ना हो। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।